चलिए, जो है हमारे साथ आज पॉडकास्ट में वकार चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली से बड़ी अच्छी फाइट की दी है। जगह जगह घूमे हैं ये, और बड़ा अच्छा इनका देखा हमने, प्रचार में रहे हैं, बहुत नाम रहा है, पब्लिसिटी में नाम रहा है इनका, क्योंकि वो नाम उसी का होता है जो कुछ करता है, कुछ करके दिखाता है, तभी लोग उसको पहचानते हैं। और इनकी पहचान इस उभर कर आई है, और ज़्यादा उभर कर, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी में काम करते रहे हैं ये, तो वहाँ भी अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। मगर अब एक लोकसभा के लेवल पे इन्होंने जो पहचान बनाई है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और इनसे कुछ चर्चा करेंगे आज हम, थोड़ा से इलेक्शन के बाद आज हम बैठे हैं, तो इसी पे बात करेंगे। वकार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, और वकार भाई, क्या हाल चाल है आपके? क्या हेलो हेलो करो, चाय पियो यार, तुम लोग क्या करते रहते हो? चलो भाई, चाय पी लो, चाय पी लो भाई, चाय का टाइम हो गया। शुक्रिया अंसारी साहब, चाय के लिए इनवाइट करने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हो इलेक्शन की भाग दौड़ के बाद? थकन उतरी हुई, कुछ रिजल्ट भी आ गया अब तो अब कैसा फील कर रहे हो? अंसारी साहब, बहुत बढ़िया फीलिंग है। और मैं तो कहूँगा कि एक बार अगर आपको अपने बारे में जानना है, आप कौन हैं, आपका खानदान क्या है, आप किस परिवार को बिलोंग करते हैं, तो इलेक्शन लड़ लो है। सारी फाइलें आ जाती हैं, सारी फाइलें खुल के आपके सामने आ जाती हैं। जो आपके घर वालों को भी नहीं पता हुआ कुछ, वो सब जो मुझे भी पता नहीं था, जो मुझे मेरे परिवार के बारे में जो बातें मुझे पता नहीं थी, कि मैं एक क्रांतिकारी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारी बातें मुझे पता चल गई इस इलेक्शन के दौरान। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, बहुत बढ़िया बात। आप तो बहुजन समाज पार्टी से लड़े, बड़ी भागदौड़ रही है आपकी, मगर इस भागदौड़ का रिजल्ट क्या रहा? कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मेरा कॉलेज लाइफ के बाद ये मेरा दूसरा इलेक्शन मैं कहूँगा था, और 9,127 वोट मुझे मिले, तीसरे नंबर पे मैं रहा। कहीं ना कहीं तकरीबन 10,000 लोगों पे मैं विश्वास जता पाया कि हाँ, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। और उन लोगों में मैंने विश्वास जिंदा किया जो कार्यकर्ता हाशिए पे पहुंच गए, जिन कार्यकर्ताओं का वजूद कहीं नहीं समझा जाता। मैं उनकी आवाज़ बन के खड़ा हुआ, और इलेक्शन में मैंने दिखाया कि एक कार्यकर्ता कहाँ तक पहुंच सकता है। वैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप सफल हो गए? आपको जो टारगेट था आपका, क्या था टारगेट आपका? देखिए, मेरा टारगेट था आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार में जो अहंकार आ गया था, उसको अहंकार को ख़त्म करना मेरा मेन टारगेट था। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख शुक्र है, मैं उसमें कामयाब रहा। बहुत शानदार तरीके से मैंने इलेक्शन लड़ा, और कहीं ना कहीं उसकी हार को पूरा ठीक रहा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं कि हाँ, मैंने उसको हराया। नहीं, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो है वो जो आपकी मन में थी इच्छा कुछ, वो उसको उसमें सफलता आपको मिली। वोट चाहे भले ही आपको जो उम्मीद से कम मिले होंगे, जो ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ, मगर आपकी चर्चा में खूब थे। मैं भी इलेक्शन के टाइम में कई कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, तो वहाँ जहाँ ईस्ट दिल्ली की जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ खासतौर से जब मुस्लिम इलाके में कहीं मेरा उठना बैठना हुआ, तो वहाँ चर्चा में रहे हुए वकार, तो जो है उसने भाई बहुत शोर मचा रखा है और कुछ ना कुछ करके रहेगा। देखिए अंसारी साहब, अगर आप चाटुकार रहे हो और आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो मैं कहूँगा आप समाज में, अगर आप समाज आपको जिम्मेदार बना रहा है और चाहते हो आप समाज की रहनुमाई करो, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आवाज़ उठाने की शुरुआत अपने आप से होती है। तो मैंने हाँ, आवाज़ उठाई, हक की आवाज़ उठाई, और मैं कामयाब रहा उसमें। तो चर्चाएं तो होनी थी। नहीं, कई लोग तो ऐसे भी मिले मुझे, कह रहे हैं कि खामोखा मेहनत कर रहा है और उसको कुलदीप को हराना है, संगठन वो जो गठबंधन का माहौल है पूरे देश में, इसको कुछ नहीं मिलना इसको। तो उन्हीं लोगों के मुंह पे शायद ये तमाचा होगा जो 10,000 लोगों ने अपना प्यार जताया और कुलदीप कुमार को हरा दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा। मगर कुलदीप के मगर कैंडिडेट तो दिल्ली के सारे ही हारे हैं, तो इसमें आपका क्या खास? नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर समीक्षा करेंगे, देखिए, और बाकी सीटों की भी, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, कैंडिडेट ही भागते रहे, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। बताए एक भी लोकसभा में कि कार्यकर्ता कहीं का भी खुश हो, वो आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस। खैर, ये बात तो मेरी भी कई लोगों से चर्चा हुई, समाज के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं सब अपने घरों पे बैठे रहे, ना कांग्रेस ने ना आम आदमी पार्टी ने किसी आदमी की अहमियत को नहीं समझा,
और वो कैंडिडेट अपने तरीके से, अब इतना बड़ा इलेक्शन है, 10 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, विधानसभा 10 आती है उसमें, और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, तो उसमें एक अकेला आदमी या उसकी टीम खाली अकेले आदमी की काम नहीं कर सकती। अगर इसको बांटा होता 10 विधानसभाओं में और अलग अलग जिम्मेदार अगर ठहराए लगाए होते तो रिजल्ट शायद कुछ और होते। हो सकता है कि वो कैंडिडेट जो चुनाव का जो रिजल्ट आया वो कुछ और होता। बिल्कुल, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अंसारी साहब, क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा है, मैं कोई उसके पक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने एक सभ्य तरीके से लड़ा। उनका एक एक कार्यकर्ता एक एक गली में जाके वोट निकलवा के आया। उसके उलट आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसका कार्यकर्ता को जब पूछा ही नहीं गया तो वो क्यों निकलवाता। देखिए, सब आदमी अपने आप में बिजी है। हर आदमी चाहता है कि भाई मैं कारोबार करूं, या जो उसका बिजनेस है, या जो भी वो करता है, मजदूरी या जॉब करता है। लेकिन अगर आप उसको पूछेंगे नहीं, आप इलेक्शन में इतना बड़ा देश का माहौल आपने क्रिएट कर दिया, गठबंधन को जिताओ, गठबंधन को जिताओ, लेकिन ग्राउंड पे देखिए आप कहाँ पे, आपकी प्रेजेंस ही नहीं, आप कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हो, हवाई बातें कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों से मिलके जा रहे हो। जो आपका आखिरी कार्यकर्ता है, मुझ जैसा कार्यकर्ता, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। तो ये तो रिजल्ट आने थे, ये स्वाभाविक थे, पूरी दिल्ली के ये रिजल्ट आने थे। नहीं, कह रहे हैं बीजेपी जो है वो तो वोट बांटने का काम करती है। उन्होंने कैंडिडेटों पर जो आज़ाद कैंडिडेट थे, या फिर आपके बारे में भी चर्चा हुई कि बहुजन समाज पार्टी से जो वकार चौधरी हैं, तो उनको भी जो है बीजेपी से कुछ माल वाल आ गया है तो तो अच्छा, तो मैं यहाँ पहुँचवा देता हूँ अंसारी साहब, आप तो मुझे जानते हो। नहीं, आना चाहिए माल, अगर आया तो यहाँ भी आ जाए, कोई बुराई नहीं। मैंने कहा बीजेपी वालों से, इवन जब काउंटिंग चल रही थी तो जो बीजेपी के सांसद प्रत्याशी थे, अब तो खैर वो जीत चुके हैं, सांसद हैं हमारे, हर्ष मल्होत्रा जी, मैं बराबर में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि साहब, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी से पैसा ले लिया है, तो वो पैसा, कुछ तो पैसा दे दो भाई, कम से कम लोगों की जुबान तो बंद हो जाएगी। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास तो चवन्नी आई नहीं, हाँ हवा में ज़रूर आए। अलग अलग आंकड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने 5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है। चलिए, खैर, अगर उसकी बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में खासतौर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही है पहले, और अब भी जो कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट उतरे हैं। कुछ ऐसी जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है कुछ इस तरह के चार्ट के, उसमें 16 सीटों पर जो है भारी नुकसान जो है कैंडिडेट को, जो गठबंधन को पहुँचाया है। ये कहना है कि अगर 16 मायावती कैंडिडेट अपने ना उतारती, या फिर तो गठबंधन की 16 सीटें। और हाँ, बहुत सारे लोगों से, आज मैं भी सुबह से फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया, और बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं कि ये देखिए 16 सीटें ऐसी हैं जिस पे बहन मायावती ने और बहुजन समाज पार्टी ने अपने इस तरह के कैंडिडेट उतारे, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। मैं उन लोगों वो कैंडिडेट जीतने नहीं थे, वो खाली इस तरह के उतारे गए कि फायदा पहुंचाने के लिए। इस बारे में क्या कहना? जी जी, बिल्कुल, मैं उन्हीं लोगों को जवाब देना चाहूँगा। मेरे भी फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक नेशनल पार्टी जो राजनीतिक दल है, वो क्या इलेक्शन ना लड़े? इनके हिसाब से ये ओवैसी साहब को भी यही कहते थे कि वोट कटवा पार्टी, चलो उन्होंने मान लिया और उन्होंने एक भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, तो अब इल्ज़ाम बहुजन समाज पार्टी पे दे रहे हैं। मैं 2 सीटों का एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरठ, चूंकि मेरठ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, देवदत्त त्यागी को उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। योगेश वर्मा गठबंधन से लड़ रहे थे, दोनों हिंदू प्रत्याशी थे। मुसलमान कहां जाते भाई? ठीक है, उन्हें योगेश वर्मा पसंद आया, उन्होंने योगेश वर्मा को पसंद करके वोट दे दिया। उसमें देवदत्त त्यागी का क्या रोल है कि उसने हराया? इसका मतलब तो लोग ये चाहते हैं, सामाजिक लोग ये चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी की भी भागीदारी नहीं। मायावती जी पे ये आरोप लगता रहता है कि जो वो अपने जीतने के लिए नहीं लड़ती, वहां से वो कैंडिडेट खड़ी करती हैं जहां से बीजेपी को फायदा हो। सर, मैं जीतने की बता रहा हूं ना, मैं अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अमरोहा सीट का दे रहा हूं। अमरोहा सीट पे कुंवर दानिश अली थे, बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, जीते हुए सांसद थे। उन्हें लोगों ने प्यार दिया, संसद तक पहुंचाया। जब एक सांसद ने उन्हें गाली दी, मुसलमान होने पे लानत भेजी, वो खामोश रहे। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसे सांसद पे, मैं तो जिंदगी में वोट ना दूं ऐसे सांसद को जो मुसलमानों को आप गालियां खा रहे हैं और आप बोल नहीं सकते। अरे आप में हिम्मत नहीं थी, जूता उठा के फेंक देते, आप गाली खा के चुपचाप हंसते हुए आ गए। ये राजनीति का स्तर था। अब दूसरी तरफ देखिए, वहां बहन मायावती ने डॉक्टर मुजाहिद को उतारा, तो क्या मुसलमानों को डॉक्टर मुजाहिद को वोट देके जिताना नहीं चाहिए था? जिताना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस सारी
हाशिए पे आज बहन मायावती का एक स्टेटमेंट है जो बहुत चर्चा का विषय है कि साहब मुसलमानों को हम नहीं देंगे, जबकि एक बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आज अगर वो मुसलमान कैंडिडेटों को इलेक्शन में आपको टिकट दे रही है तो आप क्या कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है। ये तो सोच बन गई है, ये मानसिकता बन गई है कि आप अगर हार रहे हो, अपने कारणों से हार रहे हो, आप कार्यकर्ताओं का अनदेखा कर रहे हो, आप ठीकरा फोड़ रहे हो बहुजन समाज पार्टी पे। इस बार तो शुक्र करो ये लोग ईवीएम पे नहीं फोड़ रहे हैं, वरना ईवीएम पे इनको बहाने चाहिए। सच बात ये गठबंधन और जो ये भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है, ये छलावा है। देश के अंदर अगर शासन रहेगा, बढ़िया शासन रहेगा, जहां मुसलमान और दलितों की बात की जाएगी, जहां सभी समाज को बराबर लेके जाएगा, तो वो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। मगर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तो काफी नीचे आ गया। सुनने में आ रहा है कि अब जो चंद्रशेखर हैं वो बड़े नेता बनेंगे दलितों के। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? एक सीट जीत के देखिए, मैं उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन एक सीट जीत के दलितों के नेता बनना, बहन मायावती के आप संघर्षों की कहानी देखिए, माननीय काशीराम के संघर्षों की कहानी देखिए, आप कहां से उठ के आए। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में उन्होंने शासन किया, उनका काम देखिए। आज दिल्ली के अंदर स्कूलों की बात करिए तो अब से 15 साल पहले नोएडा में स्कूल जाके देखिए सरकारी स्कूल कैसे होते थे, तो कहीं भी कंपैरिजन नहीं है बहन मायावती का। चलिए, जो पार्टी आप छोड़ गए थे उसके बारे में क्या ख्याल है? उनका ग्राफ कहाँ पर है आज? देखिए वो हाशिए पे आ गए। आप ये देखिए, अगर गठबंधन में रहते हुए वो सीट नहीं जिता सके, 2 स्टेट में सिर्फ 3 सीट ला रहे हैं, 3 सीट भी इस बेस पे आ गई उनकी कि कांग्रेस और ये लोग मिलके नहीं लड़े पंजाब में। इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ, अगर मैं पर्सनल ये मेरी मानना है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। देखिए पंजाब में ये लोग साथ में मिलके नहीं लड़े, तो आज पंजाब में कांग्रेस को 5 से 7 सीटें आ गई। यहाँ पे मिलके लड़े, नतीजा देखिए 0 रहा। अगर ये कास्ट के अलग अलग, मतलब फ्यूचर में जो है इनको कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब तो विधानसभा, अगले साल विधानसभा होनी है दिल्ली में, तो ये तो क्या सुझाव देना चाहोगे? नहीं, मुझसे बेहतर अब आम आदमी पार्टी वाले समझेंगे। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, हम विधानसभा की हमने तैयारी कर दी, और इस बार मैं चैलेंज करके आपके चैनल के माध्यम से और तमाम जो फेसबुक पे मेरे साथी सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़े दल के रूप में उभरेगी और दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है। और हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी में जब 2 विधायक यहाँ पे दिए, 17 पार्षद दिए, वो वाला जमाना दोबारा से आने वाला है। मतलब आप भी जो मानोगे नहीं, दिल्ली में जो विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को जिंदा करके और बीजेपी को जिताना चाहते हो? नहीं, बीजेपी का जिताने का हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों, हमें क्या हक नहीं है साहब? क्या बहुजन समाज के लोगों को या मुसलमानों को हक नहीं है भागीदारी करने का? बता दो आप। मगर इकट्ठा कहाँ होते हैं? ना मुसलमान इकट्ठा होते हैं, ना दलित इकट्ठे होते हैं। ये तो सोचना ये बात तो हकीकत है कि जो हिंदुस्तान का जो दलित और मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा अगर, तो वो वही सरकार बनाएंगे, वही देश चलाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। अगर बात करें दलितों की, इलेक्शन के टाइम पे ज्यादातर दलित जो है वो जो है कहते हैं कि वो हिंदू हो जाता है, जबकि वो मूर्ति पूजा ये इस तरह के दलितों का मामला नहीं होता। मगर जब उसे लालच मिलता है, कहीं से कुछ होता है, इस तरह के जब माहौल बनता है और जब वो बटन दबाने की बात आती है तो फिर वो जो है दलित नहीं रहता। इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चूंकि देश का सब माहौल देख लिया है, दलितों ने भी मुसलमानों ने भी, इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा के मुसलमानों ने और दलितों ने गठबंधन को जिताने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या रहा? आप ये देखिए ना, अपर कास्ट तो नहीं गई। आज मैं पूर्वी दिल्ली की बात कर लूं, चूंकि मैं इस पे इलेक्शन भी लड़ा हूं। 1,40,000 वोट ओखला से कुलदीप कुमार को मिले हैं, जो सिर्फ मुसलमानों ने दिए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं दावा कर रहा हूं कि कुलदीप कुमार उनकी एक समस्या सुनने जाएंगे वहां पे। आज अगर मुसलमानों को वहां पे कोई परेशानी होती है, वकार चौधरी तो खड़ा हो सकता है वहां पे, कुलदीप कुमार कभी खड़ा नहीं होगा। ये फर्क लोगों को समझना चाहिए, लोगों को फर्क समझ में आना चाहिए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपके लिए लड़ सकता है, कौन आपके लिए खड़ा हो सकता है। एक बात और नोटिस में आई मेरी कि आपने तो जो है कुलदीप कुमार के जो घर से भी वोट ले लिए, गली से वोट लिए आपने, कमाल है, ये तो बड़ी उपलब्धि है। नहीं, ये बिल्कुल सभी दर्शकों को और सभी लोगों को मैं बता दूं, इनका बूथ नंबर 76 है पटपड़गंज विधानसभा में।
वहां से मुझे इनके परिवार की वोट मिली है। और ये कुलदीप कुमार अपने बूथ से हार गए हैं, ये भी मैं बता दूं। अपनी विधानसभा से आ रहे हैं, अपनी विधानसभा से 1529 वोटों से आ रहे हैं, और वहां मुझे करीब 2550 वोट उस विधानसभा से मिली है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। तो क्या विधानसभा भी लड़ोगे अब आप? देखिए, लड़ना या न लड़ना ये बहुजन समाज पार्टी का जो आला कमान है वो डिसाइड करेगा। मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है कि इस जो लोग हमारा रूठा हुआ कार्य करता है उसे आप लेकर आइए। और चूंकि मैंने आम आदमी पार्टी में कभी बहुत नीचे लेवल पे काम किया, मैं उस कार्यकर्ता का दर्द समझता हूँ। हमारी शुरुआत भी वहीं से हुई थी कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिया गया। चूंकि राजनीतिक दलों को भी ये समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं से राजनीतिक दल है। कोई भी पार्टी अगर कार्यकर्ता है तो है, कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो हाशिए पे आ ही जाओगे। अच्छा, अभी कितने कैंडिडेट आपके बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली में उतारे गए थे? अभी 7 सीटों पे उतारे गए थे। 7 पे। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन जो है, वोट जो सबसे ज़्यादा किस कैंडिडेट को मिले? सबसे ज़्यादा वोट मिली हैं अशोक कुमार थे नॉर्थ ईस्ट से, उन्हें 12,000 वोट मिली है। दूसरे नंबर पे मुझे मिली हैं। जो मिनिस्टर थे राजकुमार आनंद, उनको 5500 कुछ वोट मिले, तो वो नीचे है। लेकिन चूंकि मेरा मानना है कि इस बार एक इलेक्शन का सिनेरियो अलग तरीके का था। इस बार दलितों ने और मुसलमानों ने, हाँ, अगर गठबंधन ना होता तो शायद और ज़्यादा वोट मिलते। एग्जैक्टली नहीं, लोगों को एक इन्होंने दिमाग में भर दिया था कि संविधान को बचाना है, तो वो दिमाग में आ गया था दलितों को और मुसलमानों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी रिवाइव करेगी, वापस आएगी, तो कहीं ना कहीं संविधान ना खत्म कर दें और हमारा वोट का अधिकार छीन लें। मगर वोट का अधिकार की अगर बात करें, अगर जैसे संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है गठबंधन है, मगर बीजेपी तो फिर भी सरकार बना रही है शायद। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में अभी मैंने देखा टीवी पे और चैनलों पे आ रहा है कि क्या लगता है आगे आगे कैसा रहेगा माहौल देश का? क्या समझते हैं आप? देखिए, जो दलित और मुसलमानों को आगे वाले माहौल में किस तरह का अपना रवैया रखना चाहिए, क्या? देखिए, दोनों कम्युनिटी के लोगों को सोचना पड़ेगा कि गठबंधन में ने हमें कितनी भागीदारी दी और भारतीय जनता पार्टी ने हमें कितनी भागीदारी दी, और हमें कहाँ पे। चूंकि देखिए, बहुजन समाज का सीधा सीधा नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर मुस्लिम इस हिंदुस्तान में 20% है तो 20% हिस्सेदारी होनी चाहिए। दलित अगर 45% है तो 45% उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। क्योंकि तभी मैं मुस्लिम समाज से तभी आता हूं। समानता रहेगी। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं मुसलमानों की क्या क्या प्रॉब्लम है मैं ज्यादा समझ सकता हूँ बानिस्बत कुलदीप कुमार के या किसी भी अन्य राज्यसभा सांसद या कोई भी सांसद होता है। तो ऐसी हर दलित कम्युनिटी का, ऐसी वाल्मीकि कम्युनिटी का, ऐसी जो अपर कास्ट में है, वो बनिया ब्राह्मण जो कम्युनिटीज है, जैन कम्युनिटीज है, सभी का ये है। तो ये तो इतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया आपसे चर्चा रही, और मेरी जो है शुभकामनाएं आपकी कि जो आगे आने वाला अगले साल विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, आप जो है लट गाड़ें और आपको जो है एक अच्छी पोजीशन में आए। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके विधायक भी निकल कर आए। पहले काउंसलर पर काफी हुआ करते थे दिल्ली में, मैंने देखा है। 17 काउंसलर भी रहे। शायद एक आधा, शायद कोई मेरे ख्याल विधायक भी, शायद दो विधायक भी हुआ करते थे उस टाइम पे। चलो, बड़ा अच्छा। नहीं, देखिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट है बहुजन समाज पार्टी का। थोड़ा सभी राजनीतिक दलों में अप डाउन आता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी आया था, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली गई थी, आज रिवाइव करके 99 सीट लाई है। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार उसकी 52 सीट थी, अब अगर 99 पे आई है तो आगे उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी रिवाइव नहीं कर सकती। सीधा साथ है, राजनीति में कुछ भी संभव है और हमें लोगों को जगाना है। मगर जो आपको जो कष्ट पहुंचा था उसको थोड़ा मरहम लग गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उससे बहुत खुश हूँ, और तमाम लोग जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया वोट के रूप में, मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाँ, जो उसने गलत कहा था, गलत की सजा उसको मिल गई है और अहंकार टूट गया है और एक आम कार्यकर्ता की जीत हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा है, देखा है, काशीराम जी को पढ़ा है मैंने, और आज ही मैं अटल बिहारी वाजपेयी का भी कोट पढ़ रहा था कि जिस पार्टी में पुराने कार्यकर्ता, यानी उनका कहना है कि पुराने कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए मुझे अगर 10 नए कार्यकर्ताओं की बलि भी देना पड़े, मतलब उन्हें छोड़ना पड़े, तो मैं उस पुराने कार्यकर्ता को अपने साथ लूंगा। तो तमाम
राजनीतिक दलों पे यह साबित होता है। जमीनी लड़ाई लड़ती है बहुजन समाज में, ये कहना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जमीन से उठे हुए लोग हैं, जमीनी लड़ाई के लिए अब तैयार हैं। अगला देखिए सेशन बहुत तो जल्दी हम क्या क्या लगता है उसको मजबूत करने के लिए इसमें संगठन को, बहुजन समाज पार्टी के क्या कदम उठाने चाहिए, क्या उठाने वाले हो? क्या कोई योजना, कोई फीचर? तमाम जो नाराज हमारे कार्यकर्ता थे बहुजन समाज पार्टी के, उनसे मैं संपर्क कर रहा हूँ डायरेक्ट, उनको मनाने की कोशिश, उनको लाने की कोशिश। क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हमें ज्यादा चाहिए, नए तो आएंगे, हमें पता है नए आएंगे, लेकिन पुराने कार्यकर्ता, ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है। तो सबसे पहले पुराने का तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मान दिया जाएगा। और मेरे इलेक्शन में भी रहे हैं बहुत सारे कार्यकर्ता जो नाराज भी थे, वो आके उन्होंने काम भी किया है। और देखिए आने वाले कुछ टाइम में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ एकदम ऊपर जाने वाला है और दिल्ली की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प बन के आने वाली है। चलिए, आपके लिए जो शुभकामनाएं, आपको जो है बधाई, एडवांस में आपको बधाई। और ये चाय वाय भी सब हो चुकी भाई, ये डालो यहाँ से अब। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा ये चाय, शानदार अंसारी साहब, और आपके इस पॉडकास्ट में और आपके सेटअप में बहुत बढ़िया ये लगा। आपने वक्त निकाला, आपका बड़ा शुक्रिया। वरना आजकल के गर्मी के माहौल में कोई घर से नहीं निकल रहा, आप निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं और अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा लगता है कभी कभी अपने लोग साथी बैठ जाएं साथ में, तो बहुत शुक्रिया। आवाम का भी, पूरे दर्शकों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।